नमस्कार मनु। राजस्थान में अनलॉक 4 जो शुरू होने वाला है उसमें अब धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी जाने वाली है। ये फैसला हो चुका है। छोटे धार्मिक स्थल पहले भी खुले हुए हैं, लेकिन अब बड़े धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है और उसमें वसुंधरा समर्थकों को फिर से थोड़ा शॉर्ट चेंज किया गया है। हम पहली खबर लेते हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में फैसला लिया और उसमें जो लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल बंद किए गए थे उनको अब खोला जाएगा और जो बड़े धार्मिक स्थल हैं वहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दी जाएगी कि वो डिसाइड करें वहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में। हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से एक बार बात कर लेते हैं इस मामले में। रामस्वरूप, रामस्वरूप अच्छा हमारे साथ नहीं है, तो हम इंतजार करते हैं रामस्वरूप के जुड़ने का। तो ये जो धार्मिक स्थल है इनके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं खोलने की, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, तो बचाव के सारे उपाय जो हैं वो करने होंगे और धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। रामस्वरूप हमारे संवाददाता अब हमसे जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ये बताइए कौन कौन से बड़े धार्मिक स्थल हैं जो अब खुलेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, अब लगभग सभी तरह के जो धार्मिक स्थल हैं, उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है और जितने भी राजधानी जयपुर की बात करें तो जितने भी बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर जो नियम तय किए गए हैं कि वो प्रसाद लेकर नहीं जाएँगे या फिर वहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं करेंगे, तो वो सारी गाइडलाइन है, उनकी पालना उन सभी श्रद्धालुओं को करनी होगी और अब वो मंदिर में जो है 7 तारीख से जा सकेंगे। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की माँग थी कि रामस्वरूप, जब ये सारे बताइए बाज़ार कि खुल गए हैं, सारे मॉल खुल गए हैं। ये कौन-कौन से धार्मिक स्थल है? कुछ नाम बताइए ज़रा जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, जहाँ देखिए, पे कि जयपुर की बहुत बात अभी करें तो क्योंकि जयपुर में जैसे जी, आराध्य देव गोविंद देव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के समय या बाकी दिनों में भी लाखों की तादाद में जो है भक्त वहाँ पर जी। आते हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर हुआ या फिर और इस्कॉन मंदिर हुए, अक्षरधाम मंदिर हुआ, बहुत तमाम जो बड़े-बड़े मंदिर हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में जो है जब आयोजन होते हैं तो वहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और प्रतिदिन की हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो अब जी, जो जी। है जिस तरह से जो नियम तय किए गए हैं, जो गाइडलाइन तय की गई है, उनकी पालना के अनुसार ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर अब आना है। जी। ठीक है रामस्वरूप, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हालाँकि ये जो फैसला किया गया है इसमें इतना ज़रूर है कि अभी केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर दबाव बन रहा है कि जब आप बाकी तमाम गतिविधियाँ खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, आप विधायकों को होटलों में रख रहे हैं, तो आपको धार्मिक स्थलों से क्या ऐतराज़ है? ये एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण है कोरोना के लिहाज से कि सरकार लगभग 10 महीने से कहती आ रही है कि वो 2000 डॉक्टर्स की नियुक्ति बहुत जल्द कर देगी। लेकिन अब सरकार का मानना है कि ये जो प्रोसेस था डॉक्टरों की को हायर करने का, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं और इसलिए अब वो फिर से जो भर्ती प्रक्रिया है वो फिर से करेगी। उसमें परीक्षा भी माफ़ कीजिएगा, उसमें परीक्षाएँ भी फिर से ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कम से कम समय में इस भर्ती को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब फिर से 1 से डेढ़ महीने में ये प्रक्रिया पूरी होगी। इधर लोकसभा की स्टीयरिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट मांगी है। अभी हाल में जब जयपुर में बारिश हुई 2-3 दिन, तो पूरा शहर एक तरह से बाढ़ के हालात बन गए थे। घरों में मिट्टी घुस गई और अभी तक वो मिट्टी साफ नहीं हो पाई है। सैकड़ों गाड़ियां इन मिट्टी में दफन हो गई। तो ये मामला लोकसभा तक जब पहुंचा, तो वहां की स्टीयरिंग कमेटी ने इसके ऊपर रिपोर्ट तलब की है और उसमें जो आरोप लगाया गया है, जो शिकायत पहुंची उसमें ये था कि एक तो ड्रेनेज काम नहीं कर रहा है और सीवरेज के बेसिक काम को नज़रअंदाज किया गया है और शहर में जो सिविक एजेंसीज हैं, मान लीजिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालते हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति के बाद नई कार्यकारिणी भी बनी है। कुछ संभाग प्रभारी, 7 संभाग प्रभारी और 44 जिला प्रभारियों का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि इसमें वसुंधरा खेमे को कम अहमियत मिली है। हम इसी पे बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये माना जा रहा था कि वसुंधरा की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है और अब उनको थोड़ा जो नियुक्तियां वगैरह हैं उनमें तवज्जो मिलेगी, लेकिन ये कहा कहा ये जा रहा है कि ये जो संभाग प्रभारी हैं
इसमें उनको बिल्कुल अहमियत नहीं मिली है। तो बिल्कुल ये जरूर हुआ, और पूर्व में जब कार्य समिति बनी थी तब भी हमने देखा कि वसुंधरा राजे खेमे के जो भाजपा के नेता है उनको उस कार्यकारिणी में तवज्जो जो है नहीं दी गई। और भले ही वसुंधरा राजे बहुत लंबे समय बाद अब सक्रिय हुई हों, और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलने के बाद में जयपुर में भी, वो प्रदेश मुख्यालय में भी अभी 2 दिन पहले आई थी, वहाँ बैठक में शामिल हुई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने भी वसुंधरा राजे के जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के नेता हो, चाहे वो विधायक हो, तो ये हम देखते हैं कि जिस तरह से जो वसुंधरा विरोधी खेमा है, जिसमें राजेंद्र जी। राठौड़ जी हुए, सतीश पूनिया जी हुए, उनका जो एक खेमा है, उनके नेताओं, उनके जो समर्थक विधायक होते हैं, समर्थक नेता होते हैं, उनको इन विभिन्न पदों पर जो है जिम्मेदारियां मिल तो रही राम है, सिंह और जी, ये बताइए कि वसुंधरा इसका राजे फिर खेमे क्या के असर विधायकों को पड़ेगा? जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है। तो इसका अब क्या असर पड़ेगा? क्या वसुंधरा फिर से अपने तेवर दिखाएंगी अगर उनको इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता रहेगा बार बार कहने के बावजूद? देखिए, जिस तरह से पूर्व में भी उन्होंने दिल्ली जाकर के अपनी जो शिकायत थी, और जो इस तरह से उन पर उनके खिलाफ जो बयानबाजी वगैरह हुई थी, तो उनको लेकर के उन्होंने प्रदेश में नहीं, वहाँ केंद्रीय नेताओं से जाकर बात की थी। तो हो सकता है कि जी। अब जिस तरह से कार्यकारिणी में या फिर जिला प्रभारियों में बाकी नियुक्ति में अगर उनके जो समर्थक है उनको तवज्जो नहीं मिलती है, तो वो यहाँ तो शायद किसी से बात नहीं करेगी, लेकिन केंद्र में नेताओं से जरूर दोबारा से बात करेगी, अपनी शिकायत दर्ज कराएगी, और उसके बाद जो क्या एक्शन लेना होगा वो जाने। राम स्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और राजस्थान के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि अगले महीने से उनका बिल 800 रुपये तक बढ़ जाएगा। असल में कहा तो ये जा रहा है कि ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये उपभोक्ता जो है इनको अब 30 पैसे प्रति यूनिट तक का सरचार्ज देना होगा। 8 महीने बाद बिजली बिल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर फिर बढ़ा हुआ आएगा। बिजली कंपनियों ने 2019-20 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 19 में कोयला और परिवहन के नाम पर अतिरिक्त खर्च का आकलन किया था, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। और अब आरईआरसी यानी विद्युत नियामक आयोग ने 30 पैसे प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। तो यानी कि अगर आपका 200 यूनिट या 500 यूनिट पर मंथ है, तो उसी हिसाब से ये बिल ज़्यादा आएंगे। और माना ये जा रहा है कि कम से कम 800 रुपये तक ये बढ़ जाएगा, जबकि मांग ये की जा रही है कि कोरोना के आर्थिक संकट को देखते हुए बिजली बिलों में राहत दी जाए। वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है ये बिजली बिल की दरें हैं। 8 रुपये प्रति 9 रुपये प्रति यूनिट ये पड़ती हैं, और इसमें टैक्सेस और सरचार्ज अलग है। तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और इधर एक खबर ये है कि राज्य सरकार ने जो 2018 अप्रैल में दलित जो बंद हुआ था, पूरा भारत बंद, उस दौरान जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। इसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि ये कई मुकदमे जो हैं वो गलत दर्ज किए गए हैं, और जो पीड़ित हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। तो अब सरकार ने इन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया गया है। ये दलितों ने आंदोलन किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधान वापस लेने का, उसके ऊपर स्पेशल सेक्रेटरी होम राजेंद्र कुमार सैनी ने ये ऑर्डर इशू किए 14 अगस्त को। हालांकि इसके बारे में जानकारी अब मिली है, और इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो ADJ कोर्ट्स में फाइल की गई थी। ये खासकर मामला अलवर से जुड़ा हुआ है। पूरे राजस्थान में आंदोलन हुआ था, केसेस हुए थे, लेकिन ये एक खास मामला अलवर से जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज राजस्थान के अखबारों की सुर्खियां। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इसमें बिना तट वाले राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, और इस श्रेणी में राजस्थान टॉप पर है। केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष के 10 राज्य में 6 तटीय राज्य हैं। दरअसल निर्यात तत्परता सूचकांक से ये जानकारी मिलती है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिना तट वाले राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। राजस्थान के बाद इस लिस्ट में तेलंगाना और हरियाणा का नंबर है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद त्रिपुरा को दूसरा और हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
और इस खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम रुक करते हैं संजय बोरा, रेजिडेंट एडिटर, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। आज दिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ राजस्थान के लोगों के लिए कि तटीय राज्यों में नंबर 1 है निर्यात के मामले में। तो क्या कुछ निर्यात करता है, क्या यूएसपी है राजस्थान की, ये भी बताएं। देखिए मनु, राजस्थान को ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट मिली हो। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिछला कार्यकाल था तब वर्ल्ड बैंक ने भी ये माना था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान ने बहुत बेहतर काम किया है। और अब एक बार फिर जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं तो ये एक्सपोर्ट को लेकर के और नीति आयोग का ये आया है, जो रिपोर्ट आई है। देखिए 4 पिलर है: पॉलिसी, बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो राजस्थान में एक एक्सपोर्ट ग्रोथ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जो पैरामीटर्स हैं और उसके जो सब पिलर्स हैं, जैसे जिन पे कि अर्थव्यवस्था की धुरी टिकी होती है, यानी कि आप कितनी आसानी से एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पर राजस्थान में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। अभी हाल के कुछ सालों में जैसे क्राइम बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और ये देखते हुए कि राजस्थान एक कोस्टल एरिया नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है, इसके बावजूद यहाँ का एक्सपोर्ट अच्छा रहा है। आपने जो बात की कि राजस्थान से क्या एक्सपोर्ट होता है, देखिए राजस्थान से एक तो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है। इसके अलावा गारमेंट्स का एक्सपोर्ट है और ये मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है, रॉ मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स जिनको हम बोलते हैं, जिप्सम है या ग्रेफाइट है, इस तरह की चीज़ें, इनमें राजस्थान काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर के मायने समझाने के लिए। तो जो बिना तट राज्य हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है निर्यात के मामले में।